हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग क्लासेस 786। आज हम अपनी इस क्लास में एनसीईआरटी की बुक से सौर मंडल में पृथ्वी यानी सौर मंडल जो है हमारा, उसमें पृथ्वी कहाँ कंसिस्ट करती है, एग्जिस्ट करती है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कौन कौन से प्लैनेट है वो डिस्कस करेंगे। ये हमारी एनसीईआरटी का क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 है। चैप्टर नंबर 1 है एनसीईआरटी का। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि एनसीईआरटी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। क्यों? जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनके लिए भी, प्लस में सीटेट का जो सोशल साइंस का एग्जाम होता है सीटेट 2, उसके लिए भी एनसीईआरटी तो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साइड बाय साइड जितने भी टीचिंग एग्जाम होते हैं उनके लिए भी, प्लस में और भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उन सब के लिए सोशल साइंस एक वास्ट सब्जेक्ट है, उससे हमें गो थ्रू होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए मैं अपनी ये वीडियो बना रही हूँ ताकि सभी बच्चों को इससे हेल्प हो सके। तो हम शुरू करते हैं कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। भूगोल का चैप्टर 1 सौर मंडल में पृथ्वी। इसमें हम सबसे पहले सौर मंडल क्या है वो डिस्कस करेंगे। पूर्णिमा और अमावस्या में क्या डिफरेंस है वो डिस्कस करेंगे। खगोलीय पिंड किसे कहते हैं, क्या है खगोलीय पिंड, किसे कहते हैं खगोलीय पिंड, वो डिस्कस करेंगे। तारा किसे कहते हैं वो डिस्कस करेंगे। तारे, कई बार पूछा जाता है एग्जाम में कि तारे हमें छोटे क्यों दिखाई देते हैं। क्या? अनगिनत तारे हमें अत्यंत छोटे क्यों दिखाई देते हैं, क्या रीजन है। ये साइंस का भी क्वेश्चन है, ठीक है, कि 10th क्लास का है कि तारे हमें छोटे क्यों दिखाई देते हैं, स्टार्स हमें छोटे क्यों दिखाई देते हैं। उसके बाद नक्षत्र मंडल पढ़ेंगे कि नक्षत्र मंडल किसे कहते हैं। सप्तऋषि तारा सुना होगा आपने, सप्तऋषि भी नक्षत्र मंडल का पार्ट है। अर्सा मेजर, बिग बियर, ये भी 2 तारे हैं, नक्षत्र मंडल का पार्ट है। ध्रुव तारा क्या होता है, ध्रुव तारा किसे कहती हैं, ध्रुव तारा इंपॉर्टेंट क्यों है, पहले टाइम कैसे देखा जाता था, ये भी हम डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंस क्या है ध्रुव तारे की वो पढ़ेंगे। उसके बाद इसी पार्ट में हम प्लैनेट भी पढ़ेंगे, ग्रह क्या है वो डिस्कस करेंगे। अब हम इस चैप्टर को 1 बाय 1 लाइन वाइज पढ़ते हैं। एनसीईआरटी की किताब भूगोल में से हम क्लास 6 की लाइन वाइज पढ़ते हैं ताकि आप उसे अच्छे से समझ सको। चलो शुरू करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर, शुरू करते हैं सौरमंडल में पृथ्वी। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले 1 या 2 चमकते हुए बिंदु दिखाई दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। क्या है वह बिंदु? वह बिंदु हैं तारे। आप उनकी गणना नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं, कुछ धुंधले होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हों। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हों। इनमें से कुछ टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, इनमें से कुछ टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ ही की टिमटिमाहट अन्यों से अलग होती है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं, यानी ये टिमटिमाते नहीं हैं और ये दिखने में कैसे होते हैं, चंद्रमा की तरह हमें दिखने में लगते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं, इन चमकीली वस्तुओं, क्या बोला मैंने, इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। यह अलग अलग समय पर अलग आकार तथा अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। जो चंद्रमा है वो अलग अलग समय पर अलग अलग आकृतियों में दिखाई पड़ता है।
क्या बोला कि इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार तथा अलग अलग स्थितियों में दिखता है। अब हम बात करेंगे कि जो चंद्रमा है वो किस तरीके से अलग अलग आकार का दिखाई देता है, उसकी स्थितियां अलग क्यों होती हैं, स्थितियां अलग होने के क्या कारण हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पूर्णिमा। आप पूर्ण चांद को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है। पूछा जाएगा कि पूर्णिमा किसे कहते हैं, तो आप पूर्ण चांद को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है कि पूर्णिमा किसे कहते हैं और 1 महीने में कितनी बार पूर्णिमा होती है। तो एक बार, 1 महीने में हम एक बार पूरे चांद को देख सकते हैं। क्लियर हुआ। आगे है अमावस्या किसे कहते हैं। इंपॉर्टेंट है कि अमावस्या किसे कहते हैं। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते। किसे नहीं देख सकते? हम पूर्णिमा को नहीं देख सकते। 15 दिन के बाद हम पूर्णिमा को नहीं देख सकते। यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। ठीक है, यह नए चंद्रमा की रात्रि अमावस्या होती है। जब हम उसे नहीं देखेंगे, वो गायब होने लगेगा धीरे धीरे, तो उसे हम अमावस्या कहेंगे। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। अगर मौसम साफ सुथरा है तो आप पूर्णिमा और अमावस्या को फील कर सकते हैं कि पूर्णिमा कब होती है और अमावस्या कब होती है। 2 क्वेश्चन क्लियर हो गए। पूर्णिमा किसे कहते हैं, महीने में कितनी बार पूरा चांद दिखाई देता है, और 15 दिन के बाद धीरे धीरे चांद गायब होने लगता है और अमावस्या शुरू होने लगती है। आगे चलते हैं। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख सकते? तो हम इसलिए नहीं देख सकते क्योंकि आपको पता होना चाहिए सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख सकते। क्या कहा? क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय जो चमकने वाली वस्तुएं हैं उन्हें हम दिन में नहीं देख सकते। यहाँ भी एक क्वेश्चन बन रहा है। क्या बन रहा है हमारा एक और क्वेश्चन ये बन रहा है कि हम जो दिन रात में चमकने वाली जो वस्तुएं हैं उनको हम क्यों नहीं देख सकते। तो उनको ना देखने का कारण क्या है? क्योंकि सूर्य इतनी ज़्यादा तेज होता है, सूर्य की गर्मी के कारण, सूर्य के प्रकाश के कारण हम रात में चमकने वाली वस्तुओं को नहीं देख सकते। जो वस्तुएं रात में चमकती हैं उसे हम नहीं देख सकते। अगला, खगोलीय पिंड किसे कहते हैं। क्या क्वेश्चन बन रहा है? खगोलीय पिंड किसे कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब खगोलीय पिंड वह है सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं। क्या बोला? सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं उसे क्या कहते हैं? खगोलीय पिंड कहते हैं। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय चमकती हैं उसे हम क्या कहते हैं? खगोलीय पिंड कहते हैं। क्या कहते हैं? खगोलीय पिंड कहते हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। क्या बोला? कुछ खगोलीय पिंड के आकार बड़े होते हैं, गर्म होते हैं, ये गैसों से बने होते हैं। क्या बोला मैंने? खगोलीय पिंड किसे कहते हैं? खगोलीय पिंड जो भी वस्तु है जो चमकदार होती है, रोशनी देती है, चमकती है आसमान में रात के टाइम, वो खगोलीय पिंड है। कुछ खगोलीय पिंड बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, इनके पास अपना ऊष्मा तथा प्रकाश होता है। किनके पास? खगोलीय पिंड के पास, जिसे वह बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। क्या क्वेश्चन बना यहाँ कि तारा किसे कहते हैं? तो जितने भी खगोलीय पिंड हैं इन्हें हम तारे भी कह सकते हैं। आगे, रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही होते हैं। रात के समय अनगिनत जो तारे हैं जो चमकते हैं वो सूर्य के समान ही होते हैं, लेकिन हमसे बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। मैंने अभी एक क्वेश्चन दिया था
कि भाई जो हमारे तारे हैं वो हमें छोटे क्यों दिखाई देते हैं। तो उसका आंसर क्या लिखोगे, रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही होते हैं, बड़े होते हैं, लेकिन ये हमसे बहुत ज़्यादा दूर होने के कारण हम लोगों को ऊष्मा व प्रकाश को महसूस नहीं कर पाते हैं, इसलिए ये हमें कैसे दिखाई देते हैं, छोटे दिखाई देते हैं। क्वेश्चन बन रहा है यहाँ भी, क्या क्वेश्चन बन रहा है कि जो तारे हैं वो छोटे क्यों दिखाई देते हैं। ठीक है, आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती हैं। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है। क्या बोला मैंने कि आपने कई बार देखा होगा, आप आसमान में हवाई जहाज को उड़ते हुए देखते होंगे तो वो भी हमें कैसा दिखाई देता है, वो भी हमें छोटा प्रतीत होता है, वो भी हमें छोटा दिखाई देता है। क्लियर हुआ, क्योंकि कोई भी चीज़ जब ऊपर होती है तो वो हमें छोटी दिखाई देती है और दूर से भी वस्तु हमें छोटी दिखाई देती है। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियां देख सकते हैं। रात के टाइम आपने देखा होगा तारे अलग अलग तरह, अगर नहीं देखा होगा तो देखना सभी, कि रात के समय में आसमान में अलग अलग तरह की आकृतियां दिखाई देती हैं। ये आकृतियां ही नक्षत्र मंडल कहलाती हैं। ये आकृतियां ही नक्षत्र मंडल कहलाती हैं। पता होना चाहिए नक्षत्र मंडल क्या है। रात के समय जो भी हमें तारे दिखाई देते हैं अलग अलग आकृति बनाते हुए, उन्हें हम नक्षत्र मंडल कहते हैं। तो ये भी एक क्वेश्चन बन रहा है कि नक्षत्र मंडल है क्या। अर्सा मेजर और बिग बियर भी इसी प्रकार के नक्षत्र मंडल हैं, यानी ये भी अलग अलग तरह की आकृतियां बनाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए किन्हीं दो नक्षत्र मंडल के नाम बताओ, तो आपको पता होना चाहिए नक्षत्र मंडल है क्या। ठीक है, तो तारों द्वारा जो विभिन्न प्रकार की आकृतियां बनाई जाती हैं उन्हें ही हम नक्षत्र मंडल कहते हैं। अर्सा मेजर और बिग बियर भी, सप्तऋषि भी, ये सारे क्या हैं, नक्षत्र मंडल। इसी प्रकार एक और नक्षत्र मंडल है जो मैंने आपको बताया, जिसे हम आसानी से पहचान सकते हैं, जिसका नाम है सप्तऋषि। इसे सप्तऋषि क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये 7 तारों का समूह है। पता होना चाहिए, सप्तऋषि मतलब 7 तारों का समूह। सप्तऋषि मतलब 7 तारों का समूह, ये भी नक्षत्र मंडल का पार्ट है, इसे बहुत आसानी से पहचाना जा सकता है। 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र अर्सा मेजर का भाग है। 2 बढ़ाए थे अभी मैंने नक्षत्र मंडल में, अर्सा मेजर और बिग बियर। तो जो सप्तऋषि है वो सप्तऋषि जो है नक्षत्र मंडल में अर्सा मेजर का भाग है। अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में और अधिक तारे एवं ग्रहों के नक्षत्र मंडलों को दिखाए। आप अपनी सहायता से, घर में किसी भी बड़े की सहायता से आसमान में तारों को देख सकते हैं। ये आपका काम है कि आपको जाकर आज देखना है अपनी छत पर कि आपको कौन कौन से नक्षत्र मंडल दिखाई दे रहे हैं, पूर्णिमा चल रहा है या अमावस्या चल रहा है, और आपको कौन कौन से तारे दिखाई दे रहे हैं, कौन सी शेप दिखाई दे रही है। चलो आगे पढ़ते हैं। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से ही करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता था। पहले समय में लोग, यहाँ भी क्वेश्चन बन रहा है कि पुराने समय में लोग समय का निर्धारण कैसे करते थे, यानी रात का निर्धारण कैसे करते थे। तो रात्रि में दिशा का निर्धारण कैसे करते थे, क्या बोला है कि रात्रि में दिशा का निर्धारण कैसे करते थे। प्राचीन समय में यानी पुराने समय में लोग समय का रात का निर्धारण कैसे करते थे। तो प्राचीन समय में रात का निर्धारण करने के लिए वो किसकी सहायता से करते थे, दिशा का निर्धारण वो तारों की सहायता से करते थे। जो उत्तर में तारा होता था उसे उत्तर दिशा का तारा बोलते थे और वो उत्तर दिशा का संकेत करते थे। इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। क्वेश्चन आता है कि भाई यहाँ भी एक क्वेश्चन बन रहा है ध्रुव तारा। तो ध्रुव तारा कहाँ पे है, तो ध्रुव तारा किधर है, ध्रुव तारा उत्तर दिशा में स्थित है। ध्रुव तारा कहाँ स्थित है, ध्रुव तारा उत्तर दिशा में स्थित है। तो ध्रुव तारा भी क्लियर हो गया। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। चित्र 1.1 में आप देखेंगे कि यदि सप्तऋषि
क्या देखेंगे, यदि सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हैं तो एक काल्पनिक रेखा खींची जाए तो उसे धागे की ओर बढ़ाया जाए और ध्रुव तारे की ओर इंगित करेगी। पॉइंट 1.1 यहाँ पे आप देख सकते हो। देखो ये है उत्तर दिशा, उत्तर दिशा के बाद ये है संकेतक तारा, संकेतक तारा सीधे जा के सीधे क्या है, ये 7 तारों का एक समूह बनेगा और 7 तारों का एक समूह बन रहा है। देखो ये रहा 7 तारों का समूह, इनसे गुजरती हुई रेखा जो किस ओर इंडिकेट कर रही है, ध्रुव तारे की। और ये कौन सी दिशा की ओर इंडिकेशन दे रही है, ये उत्तर दिशा की ओर इंडिकेशन दे रही है कि ये है उत्तरी ध्रुव यानी ध्रुव तारा। ठीक है, इसके अलावा कुछ रोचक तथ्य भी है। बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं, यानी रिंग हैं उनके। बृहस्पति, शनि और यूरेनस, बृहस्पति ग्रह, शनि ग्रह और यूरेनस ग्रह के चारों ओर छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं। पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। क्वेश्चन आता है कि भाई किन ग्रहों में छल्ले हैं, तो बृहस्पति, शनि और यूरेनस। बृहस्पति, शनि और यूरेनस में चारों ओर छल्ले हैं जो एक पदार्थ के बने होते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसे देखना है तो हम माइक्रोस्कोप की सहायता से ही देख सकते हैं। उसके बाद ध्रुव तारा भी क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। छल्ले किस किस ग्रह के पास हैं तो आपको पता होना चाहिए, ये भी एक क्वेश्चन बन रहा है। कुछ खगोलीय पिंडों में अपनी ऊष्मा एवं प्रकाश नहीं होता। तारों में पढ़ाया था मैंने, उसके बाद खगोलीय पिंड भी पढ़ाया था किसे कहते हैं, लेकिन कुछ खगोलीय पिंड किसे कहते हैं बताया था, जिनके पास रात के समय में चमकने की पावर होती है। इसी तरह अब हम बात कर रहे हैं कि कुछ खगोलीय पिंड ऐसे होते हैं जिनके पास ना तो ऊष्मा होती है ना ही प्रकाश होती है। वह क्यों, कैसे चमकते हैं, वे तारों के प्रकाश के कारण ही चमकते हैं। ऐसे पिंड क्या कहलाते हैं, ग्रह कहलाते हैं। ग्रह किसे कहते हैं, अगर तारे और ग्रह में फर्क आ जाए तो ग्रह में क्या लिखोगे कि ग्रह के पास, ग्रह भी है तो खगोलीय पिंड, लेकिन इनके पास अपनी प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती, लेकिन तारों के पास अपना प्रकाश और ऊष्मा होती है। उसके बाद जो ग्रह हैं वो तारों की सहायता से ही चमकते हैं। ग्रह यानी प्लैनेट बोलते हैं ना इंग्लिश में, तो ग्रह को अंग्रेजी भाषा में प्लैनेट कहते हैं। और प्लैनेट कौन से लैंग्वेज से निकला है, ग्रीक भाषा के प्लेनटाई से निकला है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। क्या बोला यहाँ कि ग्रह किसे कहते हैं, खगोलीय पिंडों में ग्रह जो है तारों की रोशनी से चमकते हैं, उनकी ऊष्मा से चमकते हैं। जो प्लैनेट है वो जो ग्रह है वो अंग्रेजी में प्लैनेट बोलते हैं, और प्लैनेट ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक। प्री यानी चारों, भ्रमक मतलब घूमना। इसी प्रकार इसको हम चारों घूमने वाला भी कह सकते हैं ग्रह को। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है, ये भी पता होना चाहिए। चैप्टर ही है सौरमंडल में पृथ्वी, तो सौरमंडल का ही पार्ट है ना पृथ्वी। सौरमंडल में पृथ्वी, क्या बोला मैंने कि पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं वो भी एक ग्रह है। पृथ्वी भी क्या है, ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। पृथ्वी कहाँ से, पृथ्वी भी एक ग्रह है, तो ये अपना पूरा का पूरा प्रकाश और ऊष्मा कहाँ से प्राप्त करती है, सूर्य से, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। यहाँ भी एक क्वेश्चन बन रहा है, सबसे नज़दीक का तारा, पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा कौन सा है, तो सबसे नज़दीक का तारा कौन सा है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है वह है सूर्य। ठीक है, पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। अगर हम पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से देखेंगे, जैसे चंद्रमा से देखेंगे, तो वह हमें बहुत ज़्यादा चमकती हुई प्रतीत होगी। अभी हम थोड़ा सा और देखते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है ये है हमारा सौरमंडल। ठीक है, तो पता होना चाहिए।
यहाँ से हम शुरू करते हैं। पहले हम ये पढ़ते हैं। बुध, पहला ग्रह हम बुध के बारे में पढ़ते हैं। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने में ये 88 दिन में अपने अक्ष पर और घूर्णन 59 डेज में कंप्लीट करता है। शुक्र सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण में कितने डेज लेता है? 255 डेज लेता है। और अक्ष पर घूर्णन में देखो, सूर्य के चारों ओर अपने अक्ष पर ही रोटेट करती है। 2 तरह से करती है रोटेट, एक तो सन के चारों ओर, दूसरा अपने अक्ष पर ही। तो सन के चारों ओर 255 दिन में करती है और अपने अक्ष पर 243 डेज में करती है। ऐसे ही पृथ्वी सूर्य के चारों ओर पृथ्वी सूर्य के चारों ओर जो परिक्रमण करती है वो 365 डेज, ये तो आपको पता ही है। और अपने अक्ष पर घूर्णन करने में वो 1 दिन लगाती है। उसी से ही तो दिन और रात बनते हैं, ये तो आपको पता ही है अच्छे से। और ईयर बनते हैं, सॉरी क्या बनते हैं? ईयर बनते हैं। और जब अक्ष पर घूमती है, घूर्णन कर अपने अक्ष पर घूमती है तो 1 दिन में घूमती है, दिन और रात बनते हैं। और उससे जब परिक्रमण करती है तो साल बनता है। पृथ्वी की बात कर रही हूँ ये मैं। अगर आप मंगल ग्रह की बात करोगे तो सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने में ये कितना डेज लेती है? 687 डेज। और घूर्णन करने में 1 दिन। चंद्रमा की संख्या 2। उसके बाद अगला ग्रह है बृहस्पति। सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करने में 11 साल, 11 महीने और लगभग 12 साल ही समझ लो। और अपने अक्ष पर घूमने में 9 घंटे 56 मिनट। चंद्रमा की संख्या वहाँ कितनी है? 53। पता होना चाहिए कि उस ग्रह पर, जैसे मंगल ग्रह पर 2 है चंद्रमा की संख्या, इसी तरीके से बृहस्पति ग्रह पर चंद्रमा की संख्या कितनी है? लगभग 53। इसी तरह शनि सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करने में 29 ईयर्स 5 मंथ्स और अक्ष पर घूमने में 10 घंटे 40 मिनट। चंद्रमा की संख्या यहाँ भी लगभग 53 है। तो पता होना चाहिए कि बृहस्पति और शनि पर चंद्रमा की संख्या कितनी है। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट बात यहाँ ये है कि कुछ ग्रह आंतरिक ग्रह हैं और कुछ ग्रह बाह्य ग्रह हैं। तो जो आंतरिक ग्रह हैं सूर्य के बहुत नज़दीक होते हैं और ये चट्टानों से भरे होते हैं। जो आंतरिक ग्रह हैं वो सूर्य के नज़दीक होते हैं, वो तो खुद पता ही लगेगा जो अंदर की तरफ हैं। और बाह्य ग्रह सूर्य से दूर होते हैं और ये बड़े आकार के होते हैं। ये गैस और तरल पदार्थों के बने होते हैं। जो पास वाले ग्रह हैं वो चट्टानों के बने होते हैं, आंतरिक ग्रह। और बाह्य ग्रह किसके बने होते हैं? गैस के बने होते हैं। बाह्य ग्रह किससे बने होते हैं? गैस के बने होते हैं। क्लियर हुआ? ये थोड़ा सा आप अपनी एनसीईआरटी की बुक में थोड़ा टेढ़ा करोगे और आपको पता लग जाएगा। इस पेज में हमने सिर्फ 2 चीज़ें डिस्कस की। एक तो ग्रहों के बारे में, अपने अक्ष पर घूमने में और परिक्रमण करने में, यानी रोटेट करने में कितने दिन लेती है। और दूसरी बात, अपने अक्ष पर घूमने में कितना टाइम लेती है। और हर एक ग्रह पर चंद्रमाओं की संख्या कितनी है और आंतरिक ग्रह कितने हैं और बाह्य ग्रह कितने हैं और कौन कौन से आंतरिक ग्रह हैं और कौन कौन से बाह्य ग्रह हैं। इसके बाद आपको पता होना चाहिए पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवता को कहा जाता है। सोल पता होना चाहिए। तो सोल सूर्य देवता को कहा जाता है। सौर शब्द का अर्थ हुआ सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य के परिवार को क्या कहा जाता है? सौर मंडल कहा जाता है। इंग्लिश में इसे सोलर सिस्टम बोलते हैं। सौर शब्द का उपयोग करते हुए और अधिक शब्दों को हम लिखेंगे और उन शब्दों को समझेंगे। तो सबसे पहले पता होना चाहिए सोल सूर्य देवता को कहा जाता है। क्या क्वेश्चन बन रहा है? सोल सूर्य देवता को कहा जाता है। सौर का मतलब होता है सूर्य से संबंधित और सूर्य के परिवार को सौर मंडल कहते हैं। ऐसे बहुत से शब्द हैं जिनका उपयोग हम एक भाषा में करते हैं, अक्सर वे दूसरी भाषाओं में किए गए शब्दों का अर्थ हम अलग अलग भी ले लेते हैं। जैसे ज्योग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है, ग्रीक भाषा से लिया गया है। ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है जिसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण। यह 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। जिसका अर्थ है यह 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें जी शब्द का अर्थ है पृथ्वी। जी शब्द का अर्थ है पृथ्वी। ग्राफिया शब्द का अर्थ है लिखना।
जियोग्राफी में जी प्लस ग्राफिया, जी का मतलब है पृथ्वी, ग्राफिया का मतलब है लिखना, ग्राफ बनाते हैं ना तो लिखना। तो इस प्रकार जियो प्लस ग्राफी, तो जियोग्राफी में को हम जियोलॉजी, अगर हम जियोलॉजी पढ़ेंगे तो पृथ्वी का अध्ययन, जियोमेट्रिया पढ़ेंगे या मेट्री पढ़ेंगे तो पृथ्वी का मापन, और जियोइड पढ़ेंगे तो पृथ्वी के आकार के अनुरूप। तो पता होना चाहिए, जियोलॉजी पृथ्वी का अध्ययन, जियोमेट्री जियो का मापन, जियोइड पृथ्वी के आकार के अनुरूप। इसके अलावा और भी एक दो चीज़ इंपॉर्टेंट है, रोचक है। रात में आसमान को देखकर मनुष्य हमेशा ही मोहित हो जाता है रात में, क्योंकि खगोलीय पिंड और उसकी गति के संचय के अध्ययन करने वालों को खगोल शास्त्री कहा जाता है। यहाँ भी एक क्वेश्चन बन रहा है, खगोल शास्त्री कौन है? जो खगोलीय पिंडों का अध्ययन करते हैं उनको खगोल शास्त्री बोलते हैं। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री हैं, आर्यभट्ट। ठीक है, आर्यभट्ट ने मैथ्स में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, सोशल साइंस में भी। उन्होंने कहा था कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा परिवर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं। क्या बोला था? आर्यभट्ट ने ही कहा था। मैंने बताया था ना अभी, पृथ्वी सूर्य से सनलाइट लेती है और तब वो चमकती है। उन्होंने कहा था कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा, सभी ग्रह, ग्रह क्या है? ग्रह के पास ना तो अपनी ऊष्मा होती है और ना ही अपना प्रकाश होता है, ग्रह तारों से लेते हैं, बताया था अभी। इसी प्रकार आर्यभट्ट ने भी कहा कि जो खगोलीय पिंड होते हैं वो चमकते हैं, लेकिन दूसरों की सहायता से। साथ साथ उन्होंने कहा था कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं। आज विश्व के सभी भागों में खगोलविद ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजने में लगे हैं। आज भी अलग अलग खगोल शास्त्री हुए हैं जो सब अलग अलग तरीके की भविष्यवाणी कर रहे हैं। आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है, पता होना चाहिए। चंद्रमा एक उपग्रह है, जैसे पृथ्वी एक ग्रह है, चंद्रमा एक उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। चंद्रमा सहचर है, चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं, हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। आगे वही बात, अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। तो बार बार आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ग्रह क्या है तो खगोलीय पिंड, लेकिन इनका अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती है। ये किससे लेते हैं? ये तारों से लेते हैं। उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी हैं। अभी हमने डिस्कस किया था कि कौन कौन से ग्रह हैं जिनके पास अपने चंद्रमा हैं। तो अभी हमने इस शीट में देखा था कौन कौन से ग्रहों के पास अपने चंद्रमा हैं। जस्ट हमने डिस्कस किया था कि कुछ ग्रह थे जिनके अपने चंद्रमा थे। मैं आपको एक बार और यहाँ देख, स्वयं के चंद्रमा है। चंद्रमा की संख्या 2 है, दिख रहा है ये रहा, चंद्रमा की संख्या 2 है। चंद्रमा की संख्या कितनी है? 2 है। किसके पास है चंद्रमा की संख्या 2? चंद्रमा की संख्या 2 किसके पास है? चंद्रमा की संख्या 2 है मंगल ग्रह के पास। ऐसे ही शनि ग्रह देखो, शनि ग्रह दिखाई दे रहे हैं, और बृहस्पति ग्रह। पहले आप शनि ग्रह को देख लो और बृहस्पति ग्रह को देख लो। तो शनि ग्रह के पास भी चंद्रमा की संख्या अपनी है। सबसे पहले बृहस्पति ग्रह के पास लगभग चंद्रमा की संख्या कितनी है? 53। इसी तरह शनि ग्रह के पास भी चंद्रमा की संख्या कितनी है? लगभग 53। तो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आगे चलो, यहाँ देखो यूरेनस के पास कितनी है? यूरेनस के पास 27 है, और नेपच्यून के पास ध्यान देना, नेपच्यून लिखते कैसे वो भी पता होना चाहिए। पा और चा दोनों आधे आते हैं। तो नेपच्यून के पास भी कितनी है? 13 है। नेपच्यून के पास भी चंद्रमा की संख्या कितनी है? 13 है। अब देखो, यहाँ देखो ध्यान से, क्लियर हो गया ये वाली बात। आसमान में क्या है दिखने वाला? चंद्रमा एक उपग्रह है, ये भी मैंने बता दिया। और ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ, सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करके ही ग्रह चमकते हैं, और ग्रहों के पास अपने अपने चंद्रमा भी होते हैं। अभी हमने डिस्कस कर लिया कि नेपच्यून के पास कितने हैं, शनि के पास कितने हैं, बृहस्पति के पास कितने हैं। सबके पास अपने चंद्रमा, किसी के पास 53 है, किसी के पास 11 है, तो अलग अलग चंद्रमा हैं। तो वो भी हमने डिस्कस कर लिया। इस वीडियो में सिर्फ हम इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम सौरमंडल और 1 बाय 1 सब ग्रहों के बारे में समझेंगे। के लिए